सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ बैरियर नर्सिंग। ये बैरियर नर्सिंग जो टॉपिक है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट हमारा रहता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट रहता है उससे लिया गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर नर्सिंग। तो बैरियर नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंड इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर BPSC स्टाफ नर्स। सो अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे वही सिलेबस रिपीट कराया जाता है, वही सिलेबस कराया जाता है जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को लिया जाता है एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बैरियर नर्सिंग एंड बैरियर नर्सिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट question here can see the use of isolation in hospital is intended to, so the use of isolation आइसोलेशन जो यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में इज़ इंटेंडेड टू। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है डिस्करेज अ क्लाइंट विद अ इन्फेक्शन फ्रॉम द एम्बुलेटरी, या फिर कीप एन इन्फेक्शन फ्रॉम बिकमिंग एंडेमिक, या फिर प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स, या फिर मेंटेन अ स्टाइल एनवायरनमेंट। तो जो आइसोलेशन जो होता है हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि आइसोलेशन क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि आइसोलेशन मतलब कि किसी भी पेशेंट को जो है आइसोलेट करके रखना, यानी कि अलग करके रखना। अगर कोई भी उसको जो है किसी भी प्रकार की डिजीज़ है तो किसी अदर पर्सन को ना हो, उसके लिए पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। एंड तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, दैट इज़ प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स। आइसोलेशन पेशेंट का क्यों किया जाता है? आइसोलेशन जो है पेशेंट का, ताकि उस पेशेंट को जो भी बीमारी है वो किसी और पर्सन को ना हो, किसी और भी पेशेंट को ना हो, यानी कि स्प्रेड ना हो डिजीज़। तो उससे प्रिवेंशन के लिए, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड होने आगे जो फर्दर स्प्रेड होता है इन्फेक्शन, उसके प्रिवेंशन के लिए आइसोलेशन किया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो हियर कैन सी, सो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज़ यूज्ड फॉर अ क्लाइंट विद मिजल्स। अगर क्लाइंट जो है किसके साथ है? मिजल्स के साथ, यानी कि क्लाइंट को क्या है? मिजल्स है, क्लाइंट को मिजल्स है, तो किस टाइप का आइसोलेशन यूज़ किया जाता है? यानी कि पेशेंट क्या है? पेशेंट जो है मिजल्स के साथ है, पेशेंट को है मिजल्स, तो मिजल्स में किस टाइप का आइसोलेशन की नीड होती है पेशेंट को? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज, या फिर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, या फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, या फिर ईयरबोर्न प्रिकॉशन। तो मिजल्स जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, इसलिए ईयरबोर्न जो प्रिकॉशंस होते हैं वो नीडेड होते हैं इन द मिजल्स। अगर पेशेंट जो है मिजल्स के साथ पेशेंट है तो उसको नीड होता है ईयरबोर्न प्रिकॉशन की। तो एक टाइप का ये आइसोलेशन होता है, यानी कि इसमें जो है पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है, ईयरबोर्न प्रिकॉशन का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। जो 3 टाइप्स होते हैं, कितना 3 टाइप्स ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। ईयरबोर्न होता है, ड्रॉपलेट होता है एंड कॉन्टैक्ट। ईयरबोर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस। कौन कौन से होते हैं? ईयरबोर्न होता है, ड्रॉपलेट होता है एंड कॉन्टैक्ट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। 3 टाइप्स प्रिकॉशंस होते हैं, ईयरबोर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट। तो ये आप देखेंगे ईयरबोर्न आइसोलेशन प्रिकॉशन मीन्स होता है टेक्निक यूज टू डिक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेस देन 5 माइक्रोन्स, यानी कि 5 माइक्रोन्स या लेस देन 5 माइक्रोन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करना, दैट इज ईयरबोर्न ट्रांसलेशन। एंड ये जो है माइक्रोबियल एरोजल और दोज अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स अटैच होते हैं, यानी कि जितने भी ईयरबोर्न यानी से एयर से फैलने वाले जितने भी डिजीजेस हैं उनको प्रिवेंट करना, तो ईयरबोर्न आइसोलेशन। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट, इट रिक्वायर इनटू इन्फेक्शन लाइक एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है कब नीड होता है? जैसे कि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में ईयरबोर्न प्रिकॉशन नीड होता है, या फिर सार्स यानी कि सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर वेरिसेला, चिकन पॉक्स एंड मिजल्स, ऐसे जो कुछ होते हैं इन्फेक्शन, उनमें जो है ईयरबोर्न प्रिकॉशन की नीड होती है। एंड आइसोलेट द पेशेंट, isolate in the patient
पेशेंट को जो आइसोलेट करके रखा जाता है, पेशेंट आइसोलेट द पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम, तो प्राइवेट रूम में जो है पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है विद नेगेटिव एयर फ्लो प्रेशर एंड 6 to 12 चेंजेस ऑफ एयर पर आवर बाय हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर HEPA इन्फिल्ट्रेशन मास्क। तो यहाँ पे जो है पेशेंट को जो है आइसोलेट करके रखा जाता है प्राइवेट रूम में, जिसमें जो है निगेटिव एयर फ्लो प्रेशर होना चाहिए। ये चीज़ में याद रखनी है, कैसा निगेटिव एयर फ्लो प्रेशर होना चाहिए एंड 6 to 12 चेंजेस ऑफ एज पर बाय हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्ट्रेशन मास्क का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, the dissemination of microbial aerosol is and the dissemination of microbial aerosol to a suitable portal of entry is usually the respiratory tract is called। तो इसमें अब हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो डिस्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एरोजल्स जो होते हैं, जो सुटेबल होते हैं पोर्टल फॉर एंट्री यूजली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ज़्यादातर ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं, ईयरबोर्न कहते हैं। तो ईयरबोर्न के थ्रू जो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ईयरबोर्न डिजीज़। तो ईयरबोर्न डिजीज़ कौन सी है, तो कॉलेरा है या हेपेटाइटिस ए है या टाइफाइड है या मिजल्स है। तो कॉलेरा जो होता है, कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस ए या फिर टाइफाइड या फिर मिजल्स। तो ईयरबोर्न डिजीज़ पता है, ईयरबोर्न डिजीज़ जो होता है आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा, ईयरबोर्न डिजीज़ जो है उसे मिजल्स इनमें से जो है वो ईयरबोर्न डिजीज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following disease is not transmitted mainly fecal oral route। जो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होती है वो डिजीज़ का नाम पूछा है, जो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होती है। तो एंट्रिक फीवर फीकल ओरल रूट से नहीं होता है, या मिजल्स नहीं होता है फीकल ओरल रूट से, या कॉलेरा नहीं होता है फीकल ओरल रूट से, या फिर हेपेटाइटिस ए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा मिजल्स। इट इज़ अ ईयरबोर्न डिजीज़ नॉट अ फीकल ओरल रूट। सो जो पूछा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा मिजल्स। Next question is, a patient with the following infection should be assigned to a negative pressure isolation room। तो जो है पेशेंट को रखा जा रहा है, यानी कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को जो है निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन या निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन के साथ रखा जा रहा है पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो वो किस टाइप के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन का यूज़ किया जा रहा है, किस टाइप के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो लैरेंजियो ट्यूबरक्लोसिस या फिर माइक्रोबायलल निमोनिया या फिर हर्पस सिम्प्लेक्स या फिर इम्पैटिगो। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा लैरेंजियो ट्यूबरक्लोसिस, बिकॉज ये जो होता है ये एयरबोर्न होता है। ईयरबोर्न इन्फेक्शन ईयरबोर्न इन्फेक्शन एजेंट होता है। तो यहाँ पे लैरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस में जो होता है निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, द क्लाइंट इज़ एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एक क्लाइंट जो है वो एडमिट हुआ है विद द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एक क्लाइंट जो है एडमिट हुआ है डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है। उसको क्या डायग्नोस हुआ है, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है पेशेंट को जो है वो डायग्नोस हुआ है ट्यूबरक्लोसिस। तो विच टाइप ऑफ द आइसोलेशन प्रिकॉशंस शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। तो इसमें जो है किस प्रकार का आइसोलेशन यूज करना है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये जो है ईयरबोर्न टाइप ऑफ डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो है ईयरबोर्न प्रिकॉशन का ही यूज़ करना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, फर्दर जो है स्प्रेड ना हो ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके लिए ईयरबोर्न प्रिकॉशन का यूज़ करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, दैट इज़ ईयरबोर्न प्रिकॉशन। ईयरबोर्न प्रिकॉशन, दैट इज़ ऑप्शन डी, ईयरबोर्न प्रिकॉशन का यूज़ करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर आर यूज फॉर। तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर जो है यूज़ किया जाता है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर जो है वो यूज़ किया जाता है किस में, तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर वो यूज़ किया जाता है प्रिवेंटिव ईयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। इसमें जो है हाई एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकुलर एयर फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे
हम देखेंगे कुछ HEP के बारे में। तो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर जो होता है इस एन एयर फिल्टर, ये क्या है, एक एयर फिल्टर है। एंड इसमें जो कैपेबल यानी कि रिमूव करने की जो कैपेसिटी होती है वो 99.7% होती है। पार्टिकल्स ग्रेटर देन 3.3 μm इन डायमीटर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयरवे इज़ यूज टू एयरबोर्न प्रिकॉशन। इसमें जो है एयरबोर्न प्रिकॉशन में जो है ये यूज़ किया जाता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर जो है, ये फिल्ट्रेशन कब यूज़ किया जाता है, एयरबोर्न प्रिकॉशन के लिए ये वाला फिल्टर यूज़ किया जाता है इन द एयरबोर्न प्रिकॉशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय ईयरबोर्न ड्रॉपलेट। तो ईयरबोर्न ड्रॉपलेट से कौन सी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ईयरबोर्न डिजीज़ से कौन सी डिजीज़ जो है ट्रांसमिट नहीं होती है। तो मिजल्स नहीं होती है, या पोलियो नहीं होती है, या चिकन पॉक्स या ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती है। तो कौन सी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती है बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट। तो एयरबोर्न ड्रॉपलेट के द्वारा जो ट्रांसमिट नहीं होती है वो है, करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस जो होता है इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट। बाकी जो मिजल्स है एंड चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब जो है एयरबोर्न ड्रॉपलेट हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। बट पोलियोमाइलाइटिस इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट। एंड नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। ये चीज़ याद रखना है कि जो पोलियोमाइलाइटिस जो होता है वो मेनली ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से थ्रू वाटर और फूड कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फीकस इन्फेक्टेड पर्सन्स। पोलियोमाइलाइटिस मेनली ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से जो है पोलियोमाइलाइटिस जो है फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है एंड थ्रू वाटर और फूड कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इट में भी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये जो है मेनली ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ऑल्सो, बट ओनली इन द एक्यूट फेज ऑफ डिजीज when the virus present in the throat. Next देखेंगे क्वेश्चन। So next question you can see the mode of transmission in which disease are transmitted due to coughing, sneezing or talking the infected person। तो infected person से बात करना and coughing, sneezing, इन सब जो है ट्रांसमिट कौन सी डिजीज़ होती है, यानी कि coughing, sneezing and talking of infected person है कोई भी, तो उससे बात किया या फिर उसके स्नीजिंग की वजह से या उसकी कफिंग की वजह से जो है वो डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है। तो वो किस टाइप के ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, या ट्रांसपरेशन होता है, या इनकोल्यूशन ऑफ इनटू स्किन और म्यूकोसा होता है, या बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। तो इस टाइप की कौन से टाइप की ये डिजीज़ है, जो कि स्नीजिंग यानी कि पेशेंट का स्नीजिंग और कफिंग एंड पेशेंट से अगर बात किया है टॉकिंग, तो उसकी वजह से फैलने वाली कौन सी प्रकार की ये डिजीज़ होती है, तो ये होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो इस टाइप के स्नीजिंग, कफिंग एंड जो इन्फेक्टेड पर्सन से टॉक किया, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से इस टाइप की डिजीज़ होती हैं। सो ड्रॉपलेट आइसोलेशन प्रिकॉशन मीन्स होता है टेक्निक दैट इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लार्जर देन 5 माइक्रोन से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र होने से प्रिवेंट करने के लिए जो है ये ड्रॉपलेट आइसोलेशन प्रिकॉशन का यूज़ किया जाता है। एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जनरेटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पेशेंट कफ। जब अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, वो उसने कफ किया है, स्नीज किया है एंड स्पिट्स किया है, तो इसकी वजह से ये फैल सकता है। एंड ये इसमें रिक्वायर होता है एडिनो वायरस, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस,
मम्स, निमोनिया, रूबेला एंड पर्ट्यूसिस, इन सब टाइप की डिजीज़ में जो होता है ड्रॉपलेट आइसोलेशन प्रिकॉशन का यूज़ किया जाता है। एंड आइसोलेशन इन प्राइवेट रूम विद कोवर्ड क्लाइंट विद द सेम इन्फेक्शन टिल पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी। तो कम्युनिकेबिलिटी के पीरियड तक की जो है पेशेंट को, यानी कि जो ये इन सब डिजीज़ में अगर पेशेंट का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, यानी कि जितने दिन की ये डिज़ीज़ रहती है, इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जितने दिन की डिज़ीज़ होती है उतने दिन का पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है, उतने दिन पेशेंट को एकदम आइसोलेट कर दिया जाता है फॉर द स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, द नर्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन। नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, नर्स जो है प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शंस, नर्स जो है वो प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है टू मदर ऑफ अ चाइल्ड के एक मदर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। जो चाइल्ड कैसा है, मम्स के साथ है, रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस एंड रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग वो जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। किससे? रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस से रिगार्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है एक नर्स चाइल्ड की मदर को। द मदर आस्क्ड द नर्स अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन। तो एक मदर, फिर जो मदर होती है वो नर्स से पूछती है कि जो है रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन की नीड कब तक की रहती है, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन की नीड जो है वो कब तक की रहती है। तो नर्स जो है मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स नर्स का क्या होगा, तो नर्स का रिस्पॉन्स होगा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज़ नॉट नेसेसरी, या फिर चाइल्ड कैसा है, चाइल्ड मम्स के साथ है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन नॉट नीड, या फिर मम्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन आर इंडिकेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस आर इंडिकेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18 days फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ पैराटिड। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा सी, दैट इज रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस आर इंडिकेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो ड्रॉपलेट इन टाइप से फैलता है स्नीजिंग, कफिंग या टॉकिंग से, तो जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है तो उनका जो कम्युनिकेबिलिटी टाइमिंग होता है, यानी कि जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान तक कि पेशेंट को आइसोलेट करके रखना चाहिए फर्दर स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या जाएगा कि जो कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड है उतने दिनों तक की जो है पेशेंट को प्रिकॉशन की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, द नर्स इज़ असाइन टू अ पेशेंट। एक नर्स जो है वो पेशेंट को असाइन करती है हु हैज़ बैक्टीरियल निमोनिया, जिसको क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया है। एक नर्स जो है वो असाइन करती है एक पेशेंट को जिसको बैक्टीरियल निमोनिया है, जिसको क्या है, जिसको बैक्टीरियल निमोनिया है एंड अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन बैक्टीरियल निमोनिया है, और वो जो है अंडर प्रिकॉशन जो है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कौन से टाइप का पीपीई जो है विल सी वियर टू डिलीवर द ओरल ट्रेथ। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए, दैट इज ओरल मास्क इज़ नीडेड, ओरल मास्क इज़ नीडेड। अगर नर्स जो है असाइन करती है एक पेशेंट को जिसको जो है बैक्टीरियल निमोनिया है एंड जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के अंडर में है, तो किस टाइप का पीपीई की नीड होती है, तो ओनली मास्क इज़ नीडेड, ओनली मास्क इज़ नीडेड। तो ये क्वेश्चन एंड इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि ड्रॉपलेट जो होता है ऑर्गेनिज्म लार्जर 5 माइक्रोन्स कैन ओनली ट्रैवल अबाउट 3 feet। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं रिक्वायर होते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग केयर और ट्रीटमेंट आर टू वियर सर्जिकल मास्क बट N95 आर हायर लेवल ऑफ एयरबोर्न प्रिकॉशंस। कोई जो है सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं इसे प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, कौन सा
पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस पूछा है, ये चीज़ याद रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन पूछा गया है। मस्ट फॉलो वाइल वर्किंग द विद HIV पॉजिटिव पेशेंट। अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको जो है इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है पेशेंट टू बी यूज़। तो कौन से प्रकार का इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है यूज़ करेगी, तो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग या फिर मास्क, ग्लव एंड ग्लव्स ऑल द टाइम, या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल, या फिर वाइल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा सी, दैट इज़ वाइल्ड प्रिकॉशन प्रोटोकॉल। वाइल्ड प्रिकॉशन प्रोटोकॉल जो है ये यूज़ करना है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस होता है जो नर्स जो है फॉलो करती है जब HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ अगर वर्क कर रही है नर्स, तो नर्स जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं। यहाँ पे देखेंगे आप इम्पॉर्टेंट कंटेंट। Guidelines designed to protect health care workers with occupation exposure to blood borne pathogen such as HIV and hepatitis V virus called universal precaution. It include universal blood and body fluid precautions. Example: gloves, mask, eye protection, gown and cuff etiquettes. तो इसमें जो गाइडलाइंस जो डिज़ाइन की गई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर ऑफ ब्लड बोर्न पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए, इसमें जो है इंक्लूड किया गया है यूनिवर्सल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशन। यूनिवर्सल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशन जैसे कि ग्लव से होता है, मास्क होता है, आई प्रोटेक्शन, गाउन एंड कफ एंड एटिक्यूट्स। तो ये सब जो है प्रिकॉशंस होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इंड स्टेज एड्स क्लाइंट रिक्वायर्ड सक्सनिंग। एक इंड स्टेज एड्स क्लाइंट है, एक इंड स्टेज एड्स क्लाइंट है। कैसा है? इंड स्टेज एड्स क्लाइंट है। रिक्वायर्ड सक्सनिंग एंड परफॉर्मिंग द टास्क। इसमें जो है सक्सनिंग यूज़ किया जाता है। रिक्वायर्ड व्हेन परफॉर्मिंग द टास्क द नर्स इज़ करेक्ट टू बेयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा 4, दैट इज़ अ मास्क, आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लव्स का यूज़ करना है अगर इन स्टेज एड्स क्लाइंट है। तो इसमें जो है उसे परफॉर्म क्या कराना है, नर्स को परफॉर्म कराना है सक्सनिंग। वाइल परफॉर्मिंग द टास्क द नर्स इज़ करेक्ट टू बेयर, यानी कि नर्स को जो है सक्सनिंग करनी है इन स्टेज ऑफ एड्स क्लाइंट की। तो नर्स को जो है वो कौन से प्रिकॉशन बियर करना है, तो मास्क, आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लव्स यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स का ट्रांसमिशन ऑफ HIV के ट्रांसमिशन हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूरिंग सर्जरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The guidelines recommended by a Central for Disease Control 1987 Central for Disease Control in 1987 में जो गाइडलाइंस रिकमेंडेड की गई हैं बाय सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल 1987 में, विच वर अपडेटेड 1988 में, जो अपडेट हुई कब 1988 में, यानी कि जो गाइडलाइंस हैं सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल 1987 वो जो है गाइडलाइंस अपडेट हुई 1988 में टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, यानी कि एड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस रिकमेंडेड की गई सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल 1987 जो कि अपडेट हुई 1988 में। तो वो कौन सी गाइडलाइंस है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल या पर्सनल प्रोटेक्शन या फिर सेंट्रल स्टरलाइजेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा डी, दैट इज़ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं वो रिकमेंड की गई बाय सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इन 1987 में, एंड जो अपडेट हुई 1988 में ट्रांसमिशन ऑफ एड्स को फर्दर ट्रांसमिट करने के प्रिवेंशन के लिए जो है ये गाइडलाइन रिकमेंड की गई 1987 में, एंड ये अपडेट हुई 1988 में। किसके द्वारा? सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के द्वारा।
Universal safety precautions are a set of guidelines to protect the universal safety precautions एक सेट है guidelines to protect फर्स्ट ऑप्शन है पेशेंट को प्रोटेक्ट गाइडलाइंस पब्लिक एंड पेशेंट रिलेटिव एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। तो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होता है ये सेट है गाइडलाइन प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है इसमें यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन में हेल्थ केयर वर्कर्स को यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन में हेल्थ केयर वर्कर्स के प्रिवेंशन की बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय अ नर्स के द्वारा किस प्रकार का प्रिकॉशन बाय अ नर्स जो है वो लिया जाता है प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम HIV हेपेटाइटिस बी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रूटीन जर्नल यूनिवर्सल ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी दैट इज यूनिवर्सल। करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी दैट इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द बैरियर टेक्निक किस प्रकार की जो बैरियर टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है पेशेंट में विद एड्स। तो एड्स अगर पेशेंट को है तो किस टाइप की टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इंट्री रेस्पिरेटरी बॉडी फ्लूइड स्ट्रिक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का बैरियर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड टेक्निक का यूज़ किया जाता है विद एड्स अगर पेशेंट जो है एड्स के साथ है तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का जो है यूज़ किया जाता है टाइप ऑफ बैरियर टेक्निक जो कि यूज़ होता है पेशेंट में अगर एड्स के साथ पेशेंट है तो उसमें टाइप ऑफ बैरियर टेक्निक कौन सी यूज़ होती है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व। तो हॉस्पिटल में जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज़ किया जाता है मास्क गाउनिंग ग्लविंग हैंड वॉशिंग ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है जो कि हॉस्पिटल में इन्वॉल्व होता है मास्क गाउनिंग हैंड वॉशिंग एंड ग्लविंग सभी ऑप्शन सही हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Next question, which type of precautions should the nurse implement to protect from being exposed to any of a hospital viruses। तो correct option इसमें जाएगा standard precautions। standard precautions। Next question is standard precautions require the use of protective eyewear when। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रिक्वायर आवश्यकता होती है यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव eyewear when there is a danger of body fluid splashing। there are danger of body fluid splashing। next question is one of the following is not include in a standard precaution in healthcare setting। तो हेल्थ केयर सेटिंग में जो है जो यूज़ नहीं किया जाता है नॉट इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन हेल्थ केयर सेटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा प्रैक्टिसिंग प्रॉपर कफ एटिट्यूड। तो इस टाइप से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखे हैं जो कि थे हमारे बैरियर नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो ये हमारा पार्ट 1 था। बैरियर नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs का। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को। सो ये आपके कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि आप UPSC स्टाफ नर्स या फिर आप जो है स्टाफ नर्स या फिर CHO NHM या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड MCQs को यहाँ कवर कराया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।